एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन किया है और उसके तहत जो है माननीय उपराज्यपाल के पावर्स को एनहांस किया गया है और उसके बाद जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इसको अपोज भी किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस समय फॉर्मर मिनिस्टर और DPAP के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन RS चिप साहब मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अमेंडमेंट की बात तो चली है, मीडिया में आई है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन किस किस्म की अमेंडमेंट है मेरे ख्याल में उसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है। नंबर वन। नंबर दो, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार, स्पेसिफिकली जो हमारा गृह मंत्रालय है, मैं महसूस करता हूँ कि वो शायद इतनी एक्सरसाइज के बाद भी, आज 70 साल से भी ज़्यादा हो गया है, शायद वो जम्मू कश्मीर को समझ नहीं पाए। देखिए, यहाँ तक हमारी पार्टी का संबंध है या मेरा संबंध है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं कि LG को पावर दी जाए, या जब यूटी बनी, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना इस यूटी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, तो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाना ये गृह मंत्रालय का काम है, वो कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप देखिए कि हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर एक टॉप सरताज रियासत है, जिसमें लद्दाख भी साथ था। ये नॉर्मल रियासत नहीं है। या जम्मू कश्मीर यूटी को आप दिल्ली यूटी या पुडुचेरी या जो दूसरी 6 और यूटीज़ हमारे देश में हैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भारत सरकार अभी तक शायद जम्मू कश्मीर को नहीं समझ पाए। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आम राय है, आम लोगों की डिमांड है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड है कि यहाँ फ़ौरन इलेक्शन होनी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और इसके ऊपर मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि इवन जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने भी एक अच्छे ढंग से टिप्पणी की है कि भाई इस रियासत को स्टेटहुड दे दो, और स्टेटहुड देने के बाद यहाँ इलेक्शन करवा दो। सितंबर की उन्होंने डेडलाइन रखी है जी। तो जब सितंबर की डेडलाइन है, और जैसे हमें बीजेपी क्वार्टर से हम मीडिया में सुनते हैं, जब भारत सरकार की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें जैसे हम सुनते हैं, उससे यही लगता है कि भाई ये 30 सितंबर तक इलेक्शन करवा देना चाहते हैं जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर 30 सितंबर तक इलेक्शन हो जानी है, तो फिर इस समय जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस यूटी के, जम्मू कश्मीर के, उनको एक्स्ट्रा पावर देनी या उनकी पावर्स को रीडिफाइन करना, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी बात है। चिप साहब, जिस तरह से यहाँ पर पावर्स को एनहांस किया गया है, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अगर यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट अब आती है तो CM की पावर्स जो हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। हमारी जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो थी, इनको एक स्पेशल स्टेटस मिला, लेकिन धीरे 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 करते जितने भी स्पेशल स्टेटस के मुताबिक हमारे कानून थे, उनको धीरे 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 करके जो भी सरकार देश में रही, उन्होंने धीरे धीरे करके उनको डाइल्यूट कर दिया। आखिर में केवल इतना रह गया था कि भाई यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट है, उस एम्प्लॉयमेंट में केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को लिया जाए, ज़मीनों पर जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार हो, और बाकी तो सब कुछ डाइल्यूट हो गया था। बेशक बीजेपी का एजेंडा था कि हम 370 को एब्रोगेट करना चाहते, और उन्होंने किया, वो उन्होंने अपना काम किया। लेकिन धीरे धीरे करते अब ये स्टेज आ गया कि जम्मू कश्मीर जैसी रियासत के 2 हिस्से किए गए, लेह यूटी बना दी गई, यानी लद्दाख यूटी बना दी गई, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई।
अब पिछले 5 साल से लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोज़गार के बारे में, महंगाई के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, सड़कों के बारे में। तो बजाय इसके कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडिशनल पावर दी जाएं बिना सोचे समझे, मैं समझता हूं कि जो हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री हैं उनको ये सोचना चाहिए था कि हम इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस समय ये ऐलान करना कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडिशनल पावर देंगे, मैं समझता हूं कि ये आग के ऊपर तेल छिड़कने वाली बात है। और जो मैंने आपसे स्टार्ट किया कि हमारी एक रियासत थी जिसके एक स्पेशल हकूक़ थे, तो उसमें बजाय इसके कि ये जो एब्रोगेशन 370 जो 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट हुआ, उसके बाद में लोगों की समस्याओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए, भारत सरकार की, कि जल्दी से जल्दी यहाँ एक इलेक्टेड सरकार हो ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन उसके अलावा अगर ये एलजी को ज़्यादा पावर देते हैं और यूटी रहती है तो फिर सीएम की पावर तो कुछ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि लोगों की समस्याएं वहाँ की वहीं रहेंगी और उनका कोई समाधान नहीं होगा। इस समय कांग्रेस पार्टी से जनरल सेक्रेटरी मैम नर्मदा शर्मा जी हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें, इसमें अमेंडमेंट की गई है जिसके तहत जो है माननीय उपराज्यपाल की जो पावर्स है उन्हें एनहांस किया गया है। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस एक्ट को? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं इस कदम को मानती हूँ। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार कबूल ली है कि वो विधानसभा चुनावों में कड़ी हार का सामना करने जा रहे हैं, क्योंकि जनता आज उनके तमाम लिए हुए फैसलों के खिलाफ खड़ी है। दूसरी बात वो यहाँ स्टेटहुड नहीं देना चाहते, हमारी स्टेटहुड को बहाल नहीं करना चाहते, तभी तो उन्होंने एलजी को ज़्यादा पावर्स दी हैं। देखिए, एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर एक नॉमिनेटेड बंदे की पावर्स को ज़्यादा बढ़ा देना, ये अपने आप लोकतंत्र का कत्ल है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं तोड़ी और वो उसी में बढ़ता हुआ ये कदम है। पिछले 10 वर्षों से जम्मू के लोगों ने चुनावों का मुंह नहीं देखा, विधानसभा चुनावों का। हमसे तो लोकतंत्र का वो हक भी छीन लिया गया। आज जिस तरह से यहाँ पे एलजी अपनी केंद्र यहाँ पे रिमोट कंट्रोल द्वारा इस प्रदेश को चला रहे हैं, और हमारे यूटी को आपने देखा था कि हमेशा से यूटीज़ को स्टेट में तब्दील होते, पहली बार डिमोशन की गई जम्मू कश्मीर की और हमें यूटी में तब्दील कर दिया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जब बाहर से लोग लाके बिठा दिए गए, हमारे कैडर को ख़त्म कर दिया गया, हमारे लोगों को बाहर भेज दिया, उनको 7 समुंदर की सज़ा दे दी और यहाँ बाहर से लोग बिठा दिए गए। ऑलरेडी सेक्रेटरीट के दरवाजे जम्मू की जनता के लिए बंद हो चुके थे, उसमें बढ़ोतरी करते हुए आज ये जो फरमान जारी किया, आपने देखा जहाँ भी यूटीज़ होती हैं, जैसे 4 हमारी अलग 7 यूटीज़ हैं, वहाँ के हमेशा से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि जो भी गवर्नर वहाँ आया वो कुंडली मार के उन लोकहित के फैसलों के ऊपर बैठ गया। तो ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है और दुखदाई है। आज जम्मू की जनता अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस संशोधन जो सेक्शन 55 में किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, इसका कड़ा विरोध करती है और हमारी ये मानना है कि आज इनको लोगों के विरोध का सामना करना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है और हम सड़कों पे उतरेंगे इस फैसले के खिलाफ और हम इस फैसले को वापस करवा के रहेंगे, क्योंकि जम्मू की जनता का इन्होंने सब्र देखा है, अब सब्र टूटने का समय आ गया है। हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना हमारी अस्मिता पे ये प्रहार है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर। नहीं तो अगर चुनाव करके एक मुख्यमंत्री यहाँ आना था, स्टेटहुड में वापस मिलनी थी, तो ज़्यादा पावर्स एलजी को देने की ज़रूरत क्या थी? इससे साफ पता चलता है कि केंद्र में बैठी सरकार आज भी रिमोट कंट्रोल द्वारा जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है। यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको और बढ़ावा देना चाहती है। यहाँ के जो आंतरिक आज हमले हो रहे हैं उसमें भी ये नाकामयाब रही, तो आज इन्होंने ये संशोधन किया और ये चाहते हैं कि एक चुने हुए नुमाइंदे को रबर स्टैंप नहीं, मैं तो कहूँगी वो चपरासी बना देना चाहते हैं। आज एमएलए के पास इतनी भी ताकत नहीं रह जाएगी कि वो अपनी खुद नाली गली सड़क पानी का फैसला ले सके। हमारे यहाँ जो एजी आएगा वो बाहर से भेजा जाएगा, वो भी हम अपने आप नहीं लगा पाएंगे, यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं लगा पाएगा, आईएएस कैडर को हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, तो किस नाम की स्टेट, हमें किस नाम का यहाँ असेंबली मिलेगी? आज हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं और हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले को खुद ही वापस लेना चाहिए। और यहाँ के तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी हैं, मैं उनको कहना
कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है कि जनता के साथ आके खड़े हो जाइए। अगर नहीं आए तो जनता आपका जिस तरह से बहिष्कार करेगी, जिन्होंने आपको सिर पे बिठाया था, अब वो सिर से नीचे भी कैसे उतारेगी वो जम्मू की जनता जानती है। सर, जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंडमेंट किया गया है, क्या ये सही वक्त था और इस अमेंडमेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, यूटीज़ में जहाँ भी यूटीज़ हैं वहाँ ट्रांजैक्शन ऑफ बिज़नेस रूल्स होता है। तो उस बिज़नेस रूल ट्रांजैक्शन में जो नियम होते हैं उसी के अनुसार यहाँ भी बदलाव लाया गया है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। यूटीज़ में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सरकार के पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जहाँ स्टेट्स होती हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। अब क्योंकि हमारा यूटी है तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है वो सेंटर के दायरे में आता है। इसी प्रकार से दिल्ली में भी आपने देखा है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हों, और चाहे वो और लॉ एंड ऑर्डर की बातें हों, वो सारा उसका जो कंट्रोल है डेट गोज़ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी प्रकार से यहाँ किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर अब चर्चाएं चल रही हैं कि जल्दी जो है विधानसभा के चुनाव जो हैं यहाँ पर हो जाएंगे, पॉपुलर गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगी, मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, एमएलए जो हैं वो चुनकर आएंगे, तो इसी बीच में जो है आपको नहीं लगता कि स्टेटहुड की जो है बातचीत यहाँ पर की जानी चाहिए थी? उसी बीच में जिस तरह से अमेंडमेंट लाया गया है, आपको नहीं लगता कि ये वक्त सही नहीं था? क्योंकि अगर संकेत जो है इस ओर आ रहे हैं कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी स्टेटहुड जो है वो बहाल नहीं करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बार कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना चाहते हैं और उचित समय पर वो स्टेटहुड दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को दूसरे नज़रिए से देखती है। सबसे पहले उसमें देश हित है और समाज हित है। उसके लिए जो करना पड़े पहले हमें वो करना है और उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं आती हैं। तो आप जानते हैं कि एक यहाँ समय था जब बॉर्डर पे जो लोग रहते थे वो 4-4 किलोमीटर दूर अपने घरों से भाग जाते थे। कैसे यहाँ फायरिंग होती थी, कश्मीर में क्या हालत होते थे, सड़कों पे क्या वहाँ उधम मचाया जाता था, बुरहान वानी के केस में कितने लोग इकट्ठे होकर उनका संस्कार करते थे, सब चीज़ें आपने देखी हैं। ये सब चीज़ें बदल गई हैं। जो लोग बोलते थे यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज तिरंगा यात्राएं निकलती हैं। रिलीजियस जो मुहर्रम है हमारा, उसका भी वहाँ प्रोसेशन होता है। 2 करोड़ से ऊपर वहाँ टूरिस्ट आते हैं। और जहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए 2018 में हमने 8 में एजिटेशन लड़ी थी, आज उसके लिए अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था होती है। तो ये जितने भी बड़े बदलाव हैं ये जम्मू कश्मीर में आए हैं सिर्फ अब जब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंटर के पास गया है। तो सेंटर उसी नज़रिए से देखती है कि पहले देश बचना चाहिए और बाकी व्यवस्थाएं सहूलतें उसके अनुसार मिलेंगी, और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड मिलेगा। तो आज की जो हमने पीछे सब पाया है उसको खोना नहीं चाहते। तो इसलिए यहाँ पहले स्टेप में सरकार बनेगी, सरकार के बाद स्टेटहुड भी आएगा। हमारे अपने लोग हैं सारे, हम भी देश के हैं, तो हमें भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए भ्रमित नहीं होना है। तो एलजी के पास पावर हैं, तो एलजी कोई दूसरे देश के व्यक्ति नहीं हैं, वो भी इसी देश के हैं। तो जो काम सही होगा वो एलजी साहब के पास जाएगा। अगर उनको अच्छा लगेगा देश हित में तो उसकी स्वीकृति देंगे। ये थोड़ा लिख दिया है कि एलजी हर चीज़ को रिजेक्ट करेंगे। तो ये एक व्यवस्था होती है लोकतंत्र में चीज़ों को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। तो हम ये मान सकते हैं कि कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के हाथ में ही रहेगा। कंट्रोल नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर और सिविल सर्विसेज ये उनके पास गया है कि अगर कुछ करना है तो वहाँ से पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो वैसे भी तो हमारे जो चाहे प्रेसिडेंट हो, अगर कोई भी हम एक्ट या अमेंडमेंट पार्लियामेंट में होती है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाती है उनकी स्वीकृति के लिए। अगर वो स्वीकृति नहीं देते हैं तो वो नहीं होती है। ओपोजिशन की बात करें तो वो तो इसको अपोज कर रहे हैं। देखो, किसको क्या करना है उन्होंने अपनी अपनी नीतियों के अनुसार करना है, लेकिन हमको ये देखना है सबसे पहले कि हमें देश हित में और समाज हित में जो सबसे ध्यानपूर्वक और चिंता की बात है उसको हमको ध्यान में रखते हुए बाकी सब बातों पर और निर्णयों में पहुंचना है। पहले देश हित है।
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उस वक्त जो है संशोधन किया गया है जब यहाँ पर जो है चुनावों की बातचीत की जा रही है कि चुनाव जो है सितंबर एंड में जो है यहाँ पर करवाए जा सकते हैं। और उसी बीच में जिस तरह से यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल की पावर्स को एनहांस किया जा रहा है और साफ तौर पर जो है ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि सीएम की पावर्स जो है वो लिमिटेड हो जाएंगी, एमएलए की पावर जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। इसी पर जो है आज पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है अपने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इसको जो है जल्द से जल्द जो है रोल बैक करना होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।